दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी मेटेरियल पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं सेट 1 एबीएस एमसीक्यू क्वेश्चन को। ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज जो आपका सेमेस्टर 4 में पढ़ना है बीएससी 2 में। सभी स्टूडेंट के लिए जरूरी सब्जेक्ट है, सभी को यही रखना था और सभी को यही पढ़ना भी है। जरूरी सब्जेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर कह सकते हैं कोर्ट के द्वारा इसको पढ़ाई में सिलेबस में शामिल किया गया, तो बहुत ही ज्यादा ये आपका हो जाता है। एनवायरमेंटल स्टडीज आप सभी को पढ़ना है, चाहे आपका मेजर सब्जेक्ट कुछ भी हो, सभी को आपको यही पढ़ना है। तो इस वीडियो को आप लोग देख के जाइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके लिए होने वाला है, सारा इंपोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है और यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा इसी तरह से। ठीक है, फॉर्मेट भी आपको पता चल जाएगा, साथ में इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैच करने वाला है। पहला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है इसमें वो है पर्यावरण का सही अर्थ क्या है, पर्यावरण किसको कहते हैं, या फिर पूछा जा सकता है कि पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण से क्या तात्पर्य है, पर्यावरण का सही अर्थ क्या है। क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है, लेकिन आपको जानना ये कि पर्यावरण होता क्या है और पर्यावरण किसको कहते हैं। हम आपको अपने भाषा में बता देते हैं कि पर्यावरण किसको कहेंगे। हमारे आसपास जितने भी चीजों को हम लोग देखते हैं, महसूस करते हैं, वो सभी चीज पर्यावरण होता है। तो पर्यावरण में ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, केवल प्राकृतिक तत्व, केवल मानव निर्मित तत्व, जीव एवं निर्जीव तत्वों का समुच्चय, केवल जैविक तत्व। तो पर्यावरण किसको कहेंगे, जो भी हमारे आसपास उपलब्ध है उन सभी चीजों को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। तो सही इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ठीक है, जीव एवं निर्जीव तत्वों का समुच्चय, क्योंकि पर्यावरण वो सभी चीजें हैं जिसको हम लोग देखते हैं, महसूस करते हैं, जो भी हमारे आसपास चीजें हैं उसी को पर्यावरण कहा जाता है और सभी चीजें पर्यावरण के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं जो दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया। दूसरा क्वेश्चन है कि इकोलॉजी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। इकोलॉजी जो शब्द है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन है आपका डार्विन, लामार्क, हैकल या फिर मेंडल। किसके द्वारा इकोलॉजी शब्द दिया गया था, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हैकल। ठीक है, हैकल आपका सही जवाब हो जाएगा, इसको आप लोग देख लीजिए। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन का, वह पर्यावरण अध्ययन किस प्रकार का विषय माना जाता है। पर्यावरण अध्ययन को किस प्रकार का विषय माना जाता है, तो ये क्या एक विषयक है, तकनीकी है, बहुविषयक है या फिर गणितीय है। किस प्रकार का इसको विषय माना जाता है, तो इसको बहुविषयक कहा जाता है। ठीक है, बहुविषयक कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों को पढ़ना रहता है, इसलिए इसको बहुविषयक कहा जाता है। सारा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। चौथा जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वह निम्नलिखित में से अजैविक घटक कौन सा है। निम्नलिखित में से अजैविक घटक कौन सा है, पेड़ अजैविक घटक है, पशु अजैविक घटक है, या फिर जल अजैविक घटक है, या फिर बैक्टीरिया। इनमें से अजैविक घटक कौन सा है, तो इसमें अजैविक घटक है जल। ठीक है, सही आंसर आपका हो जाएगा जल, क्योंकि बैक्टीरिया भी जीवित है, आपका बैक्टीरिया भी जीवित है, पशु भी जीवित है और पेड़ भी जीवित, तो जो जल है वो आपका अजैविक घटक हो जाएगा। पांचवा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है। निम्नलिखित में से स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है, समुद्र है, नदी है, वन है या फिर झील है। कौन सा है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। बारे में पूछा जा रहा है, आप आराम से भी देख करके अंदाजा लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, समुद्र स्थल से है क्या, नहीं है, नदी नहीं है, झील नहीं है, क्या हो जाएगा इसमें वन हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा था, तो वन होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से उत्पादक का उदाहरण कौन सा है। निम्नलिखित में से उत्पादक का उदाहरण कौन सा है, इसमें से उत्पादक कौन है, शेर उत्पादक है, हिरण उत्पादक है, घास है या फिर मनुष्य। तो उत्पादक कौन है, उत्पादक वही होता है जहां से ये जो खाद्य चक्र वो शुरू होता है। तो खाद्य चक्र कहां से शुरू होता है, घास से। घास को कीट खाता है, कीट को दूसरे जीव खाते हैं, दूसरे जीव को अगला जीव खाता है। ठीक है, इस तरह से तो घास इसका उत्पादक कहलाएगा। आगे देख लेते हैं जो सातवां क्वेश्चन है वो है खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर कौन सा होता है। खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर कौन सा होता है, अपघटक होता है, उपभोक्ता होता है, उत्पादक होता है या फिर मांसाहारी होता है। तो कौन होता है, उत्पादक होगा, क्योंकि पहले उत्पादन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उत्पादक इसका पहला स्तर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी है सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, सारा इंपोर्टेंट है, सभी को आपको देख के जाना, समझ के जाना। आठवां नंबर क्वेश्चन है ऊर्जा का प्रवाह पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रकार होता है। ऊर्जा का जो प्रवाह है वो पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रकार से होता है, तो एक दिशा में होता है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा एक दिश हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ होगा वही चक्रीय होता है, द्विदिश होता है या फिर एक दिश होता है या फिर अनियमित होता है। ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो वो एक दिश होता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 9वें नंबर पर वो है पारिस्थितिक पिरामिड का आधार किसका प्रतिनिधित्व करता है। पारिस्थितिक पिरामिड का आधार किसका प्रतिनिधित्व करता है, ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, उपभोक्ता का करता है, अपघटक का करता है, उत्पादक का करता है या फिर परभक्षी का करता है। तो किसका करता है, उत्पादक का करता है। साफ साफ लिखा है कि पारिस्थितिक पिरामिड का आधार किसका प्रतिनिधित्व करता है, जो आधार उसका प्रतिनिधित्व किसका करता है, तो वो उत्पादक का करता है, जो शुरुआत करता है। ठीक है,
क्योंकि मान लीजिए जो पिरामिड हम लोग बनाते हैं, पहले घास है, फिर उसको जीव खाएगा, फिर उसको उसका बड़ा जानवर खाएगा, फिर उससे उसका बड़ा जानवर इसको खाएगा, फिर इसको इसे खाएगा, फिर इससे ये खाएगा, ठीक है। तो जो कहा जा रहा है कि पारिस्थितिक पिरामिड का आधार किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो वो घास का करता है, उत्पादक का करता है, जो उत्पादन करता है, जो शुरुआत करता है, ठीक है। इस तरह से चलता है पिरामिड हमारा, इस तरह से और इस तरह से, और ये चलता ही रहता है, रुकता नहीं, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा है? वन है, वाहन है, नदी है या फिर पर्वत है। वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? आराम से आप जवाब दे सकते हैं, वाहन, ठीक है। क्योंकि वायु प्रदूषण किससे होगा? धुआं से होता है, और वन से धुआं नहीं होता, नदी से धुआं नहीं होता, पर्वत से धुआं नहीं होता, लेकिन वाहन से होता है, गाड़ियों से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वाहन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका मानव के स्वास्थ्य पर क्या असर होता है? तो क्या होता है इससे? नेत्र रोग हो जाता है, त्वचा रोग होता है, या फिर रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। बताइए, आराम से आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग कमेंट करके ये आंसर हमको दीजिए, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से मानव स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, उसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है, कौन सी बीमारी इससे होती है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्मोक किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित है। जो स्मोक है, जो सिगरेट पीते हैं लोग, बीड़ी पीते हैं, गांजा पीते हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि जो स्मोक है वो किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित है। तो वो जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, या फिर ध्वनि प्रदूषण है। इसको भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि ये कौन सा प्रदूषण कहलाएगा, जो स्मोक है वो कौन सा प्रदूषण कहलाएगा, ठीक है। कमेंट करके आप लोग बताएंगे। आसान क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण का जैविक सूचक निम्नलिखित में से कौन सा है। जल प्रदूषण का जैविक सूचक निम्नलिखित में से कौन सा है। जो जल प्रदूषण होता है उसका जैविक सूचक पीएच है, सीओडी है, बीओडी है, या फिर तापमान है। किसके द्वारा जल प्रदूषण को नापा जाता है? तो एकदम आसान क्वेश्चन, पहले भी हम बताया जब हम आपको विदेश पेपर को दिखा रहे थे, वो हो जाएगा आपका बीओडी, ठीक है। बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और इसी क्वेश्चन को फिर से पूछा गया है। यहीं पर आप 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बीओडी का पूर्ण रूप क्या है। बीओडी का पूर्ण रूप क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। ये जो बीओडी लिखा है शॉर्ट में बीओडी, इसका पूरा नाम क्या है? अभी हम तुरंत आपको बताएं कि बीओडी का पूरा नाम क्या है। इसको भी आप लोग कमेंट में हमको बता दीजिए कि इसमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कि किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित है। जो यूट्रोफिकेशन है वो किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित होगा आपका? पहला है हमारा वायु। क्या ये वायु से संबंधित है, या फिर वायु से संबंधित है, या फिर मृदा से संबंधित है, जल से संबंधित है, या फिर ध्वनि से संबंधित है। ये जो आपका यूट्रोफिकेशन वो किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित है। यूट्रोफिकेशन किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित है? तो हमारा हो जाएगा जल। क्या हो जाएगा आंसर? जल हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा है मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? जैविक खाद है, रासायनिक उर्वरक है, वर्षा है, या फिर सिंचाई। मृदा प्रदूषण किसके कारण होता है, मुख्य कारण इसका क्या है? ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि आसान क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने में लग रहा है, लेकिन सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मृदा प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो रासायनिक उर्वरक, जो हम लोग खाद डालते हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो है ध्वनि प्रदूषण की माप की इकाई क्या है। ध्वनि प्रदूषण को किससे मापा जाता है? किससे मापा जाता है? जो भी आप लोग अगर आईपीएल देखते हैं तो वहां पर शोर को नाप के दिखाता है। हर बार जब 6 लगता है, या फिर जब धोनी एंट्री करता है, या फिर कोई बड़ा प्लेयर एंट्री करता है, तब वहां पर शोर को माप के दिखाया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग आईपीएल देखते हो तो ये चीज आपको ऐसे आंख बंद करके टिक कर देना है। किससे नापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन भी नहीं देखना है। ध्वनि प्रदूषण किससे मापेंगे? तो डेसिबल में मापेंगे। इसी के बारे में अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर की सुरक्षित ध्वनि स्तर सामान्यतः कितना मापा जाता है, कितना माना जाता है, ठीक है। सुरक्षित ध्वनि स्तर जो है कितना अच्छा माना जाता है, उसके बाद उसको प्रदूषण के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 50 डेसिबल। 50 डेसिबल, आराम से आंसर देना है 50 डेसिबल। इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आसान आपको देखने में लग रहा होगा, आप लोग को पता होगा आंसर, तो आप लोग को देखने में आसान लग रहा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक उष्मीकरण का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। जो आपका भूमंडलीय तापमान है, या फिर जो वैश्विक उष्मीकरण है, वो उसका कारण क्या है, मुख्य कारण उसका क्या है? O2 है, N2 है, CO2 है, या फिर He है। इसका मुख्य कारण क्या है? जो वैश्विक आप देखते हैं, कह सकते हैं कि वैश्विक तापन जो है, या फिर जो ग्लोबल वार्मिंग है, वो किसके कारण होता है? सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन करता है? यहाँ पर सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन करेगा? तो हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। आप इसको पढ़े भी होंगे कि जो जहां आपने भूमंडलीय तापन को पढ़ा होगा 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन, उसको आपको उस क्वेश्चन में आपने देखा होगा जो CO2 कितना अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहता है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का।
20 नंबर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अम्लीय वर्षा मुख्य में से किससे होती है? अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? CO2 के कारण होता है, SO और NO2 के कारण होता है, या फिर O2 के होता है, या फिर H2 के कारण? जो अम्लीय वर्षा है वो किसके कारण होगा? तो इसके कारण होगा, ठीक है, SO2 और NO2 के कारण। आपका विदेश पेपर में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, अगर आप उसको देखें मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में PDF हम डाल दिए, जाकर के आप लोग उसको एक बार देख लीजिए और आंसर हम यहाँ पर जो बता रहे हैं उससे मिला लीजिएगा, ठीक है, जो भी हम आंसर बता रहे हैं उससे आप मिला के देख लीजिएगा। आपके विदेश पेपर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? तो H2 और NO2 के कारण होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस प्रकार के किरणों को रोकती है? ओजोन परत किन किरणों को रोकती है? तो वो अवरक्त किरणों को रोकती है, पराबैंगनी किरणों को रोकती है, रेडियो या फिर ध्वनि किरणों को? किन किरणों को रोकती है? आसान क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों को, ठीक है, ये आपको पता होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 3R सिद्धांत में पहला R किससे संबंधित? जो 3R है हमारा, ठीक है, उसमें जो पहला R है वो किससे संबंधित है? रिसाइकल से है, रीयूज से है, या फिर रिड्यूस से, या फिर रिकवर से है? तो पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले रिड्यूस करते हैं, ठीक है, तो 3R का जो पहला सिद्धांत वो क्या है? रिड्यूस। इसी तरह से 23 नंबर क्वेश्चन हमारा जैव विविधता का अर्थ क्या है? जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? जैसे आपने पर्यावरण के बारे में समझा कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, उसी तरह से पूछा जा रहा है कि जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? जीवों की संख्या, जीवों की विविधता, वन क्षेत्र, या फिर संसाधन? जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? जीवों की विविधता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसानी से आपको ये सब पता होगा। जहां पर जीवों की विविधता हो तो इसी को तो जैव विविधता कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि जैव विविधता सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? जैव विविधता सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाया जाएगा? मरुस्थल में पाया जाएगा, ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाएगा, या फिर पर्णपाती क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाएगा? तो जैव विविधता किसको कहते हैं? जहां पर बहुत सारे जीव होते हैं, बहुत सारे जीवों का समूह होता है, ठीक है, जहां पर जीवों की विविधता होती है उसी को जैव विविधता कहा जाता है। और यहाँ पर पूछा यह जा रहा है कि जैव विविधता सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाया जाएगा? तो बहुत सारे जीव किस क्षेत्र में पाए जाएंगे? मरुस्थल में पाए जाएंगे, ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाएंगे, या फिर पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाएंगे? आसान क्वेश्चन है, खुद से भी आप दिमाग लगा करके लिख सकते हैं कि बहुत सारा जीव कहाँ पाया जाएगा? जहां पर जंगल वाला क्षेत्र रहेगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र रहेगा, जहां पर सदाबहार वन क्षेत्र रहेगा, ठीक है, वहां पर पाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। 25 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इन सीटू संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से इन सीटू का उदाहरण कौन सा है? इन सीटू संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? तो चिड़ियाघर हो सकता है आपका, बीज बैंक है, राष्ट्रीय उद्यान है, प्रयोगशाला। ये इन सीटू संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? चिड़ियाघर होगा, बीज बैंक होगा, या फिर राष्ट्रीय उद्यान होगा, या फिर प्रयोगशाला होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग? राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका इन सीटू का संरक्षण है, इन सीटू। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक्स सीटू संरक्षण, अब पहले इन सीटू था, अब एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? पहले इन सीटू पूछा था, अब पूछ रहा है एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? तो अभ्यारण्य है, या फिर जैवमंडल रिजर्व है, या फिर राष्ट्रीय उद्यान, या फिर चिड़ियाघर है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चिड़ियाघर, ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? चिड़ियाघर। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? जो भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट है उसकी संख्या कितनी? वीवीयू में इसका क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, बार बार पूछा जाता है। 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन था, हालांकि जो वीवीयू है उसमें वहां पर सेमेस्टर 4 में आपका थ्योरी एग्जाम हुआ था, लेकिन यहाँ पर वीवीएमक्यू में आपका 1 नंबर वाला क्वेश्चन का एग्जाम होने वाला है, MCQ एग्जाम आपका होने वाला है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम आपका होने वाला है। पूछा यह जा रहा है क्वेश्चन में कि भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? तो 5 है। आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं, ऑप्शन आपको देखने का जरूरत नहीं। पूछे कि भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है, तो डायरेक्ट आप लोग 5 में आंसर लगा दीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? ये भी आसान क्वेश्चन है, रेन्यूएबल एनर्जी पूछा जाए, आसान क्वेश्चन है। यह कोयला हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, पवन ऊर्जा, या फिर प्राकृतिक गैस? इसमें से कौन सा हो सकता है? चारों में से नवीकरणीय ऊर्जा कौन हो सकता है? तो आप कमेंट में आप इसका आंसर हमको दीजिए कि इसमें से कौन सा होगा, कोयला होगा, पेट्रोलियम होगा, पवन ऊर्जा होगा, या फिर प्राकृतिक गैस होगा? कोयला भी नहीं हो सकता, पेट्रोलियम भी नहीं हो सकता, प्राकृतिक गैस भी नहीं हो सकता, तो कौन सा हो सकता है आप लोग बता सकते हैं, कमेंट में जरूर बता दें, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अनवीकरणीय संसाधन कौन सा है? अब पूछा जा रहा है कि अनवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो जल, सूर्य, पवन, कोयला, इसमें से अनवीकरणीय जो संसाधन है वो कौन सा है जिसको फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता? ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, वो कौन सा है? जल है आपका, सूर्य है, पवन है, या फिर कोयला है? इसमें से कौन सा है जिसको फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता? एक बार यूज हो गया तो खत्म हो गया, कौन सा हो सकता है? जल को दोबारा यूज कर सकते हैं, क्योंकि नहाते हैं, पानी फिर
पीते हैं या फिर कहीं पे वर्षा होती है तो फिर वो जमीन के अंदर चला जाता है, उसको फिर से निकाल सकते हैं। सूर्य का प्रकाश यूज कर सकते हैं, पवन कर सकते हैं, लेकिन कोयला अगर एक बार जल गया तो वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन है और इसको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब यही होता है जिसको लाखों वर्ष लगते हैं बनने में, ठीक है। जिसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसी को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, और जो तुरंत बन जाता है उसको बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन, जिसको फिर से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण जो उपयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? दोहन कहलाता है, शोषण कहलाता है, संरक्षण या फिर विनाश। जहां पर हम लोग अच्छे से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? दोहन कहेंगे, या फिर शोषण कहेंगे, या फिर संरक्षण कहेंगे, या फिर विनाश कहेंगे। तो हम लोग कहेंगे उसको संरक्षण। क्यों? क्योंकि ना ही हम लोग उसका दोहन करें। दोहन का मतलब होता है कि बहुत सारा निकाल लेना। शोषण का मतलब होता है कि जबरदस्ती अनिच्छा से। तो शोषण तो ये सब चीजों में होता ही नहीं है। विनाश तो हम लोग कर नहीं रहे, क्योंकि विनाश करने का रहता तो जैसे तैसे निकाल के सब फेंक फाक देता, ठीक है। तो संरक्षण इसका सही आंसर हो जाएगा। पूछा यह गया था कि प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है। जहां पर बुद्धि से आदमी काम करेगा, जरूरत से आदमी काम करेगा, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे संरक्षण। 31 नंबर क्वेश्चन है कि सतत विकास का अर्थ क्या है। सतत विकास का अर्थ क्या होता है? केवल वर्तमान विकास, केवल औद्योगिक विकास, वर्तमान व भविष्य की आवश्यकताओं का संतुलन, केवल पर्यावरण संरक्षण। सतत विकास अगर आपने पढ़ा हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने पढ़ा हो, तो आप तुरंत आंसर लगा देंगे। क्या? वर्तमान में भविष्य की आवश्यकताओं का संतुलन। आज हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसको मतलब जितना जरूरत हो उतना यूज करते हुए भावी पीढ़ियों के लिए भी जो बचा के रखते हैं उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर सतत विकास कहा जाता है, ठीक है। उसी को कहा जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आसान भी था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 32 नंबर में क्वेश्चन में लिखा गया है कि पर्यावरण अध्ययन ईवीएस या फिर इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज अनिवार्य विषय कब बना। इसको विषय के अनिवार्य विषय कब से बनाया गया? तो डेट वाला क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। डेट वाला क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखना है आपको 2003, सोचे बिना, ठीक है, बिना ऑप्शन देखे। जहां भी डेट वाला क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में खट से आना चाहिए क्या डेट होने वाला है। तो आपका 3 याद रखेंगे 2003 में, ठीक है। 33 क्वेश्चन में लिखा है कि मानव जनित प्रदूषण का अर्थ क्या है। जो मानव के द्वारा प्रदूषण फैलाया जाता है उसका अर्थ क्या होता है? तो उसको प्राकृतिक प्रदूषण कहेंगे, या फिर मानव द्वारा उत्पन्न प्रदूषण कहेंगे, जैविक प्रदूषण कहेंगे, या फिर भौतिक प्रदूषण कहेंगे। आसान क्वेश्चन है, खुद से भी आप दिमाग लगा कर लिख सकते हैं कि पूछा जा रहा है कि जो मानव के द्वारा प्रदूषण किया जाता है उसको क्या कहेंगे? तो मानव द्वारा उत्पन्न प्रदूषण कहेंगे। आसान क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो वर्षा जल संचयन उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बाढ़ नियंत्रण, जल संरक्षण, प्रदूषण या फिर तापमान। जो वर्षा जल का संचयन करते हैं लोग, उसको संचय करते हैं, वो क्यों किया जाता है? क्या कारण होता है उसका? क्या उद्देश्य होता है? तो उससे उसको बाढ़ से रोकने के लिए करते हैं, जल रखने के लिए, जल संरक्षण के लिए करते हैं, प्रदूषण से करते हैं, या फिर तापमान वृद्धि के लिए करते हैं। क्या करते हैं? ताकि जल का संरक्षण हो सके। जल संचयन हम लोग क्यों करेंगे? ताकि जल का संरक्षण हो सके। आराम से आप टिक लगा सकते हैं। आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, जल संरक्षण। आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का। 35 नंबर का क्वेश्चन लिखा है कि ऊर्जा संकट का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। ऊर्जा संकट का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? वन वृद्धि, वन वृद्धि के कारण ऊर्जा संकट होता है। जनसंख्या वृद्धि इसके कारण होता है। वर्षा इसके कारण होता है, या फिर संरक्षण के कारण। जो ऊर्जा संकट है वो किस कारण से होता है? तो एकदम आसान, किसके कारण होगा? जनसंख्या वृद्धि के कारण होगा। क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होगी संसाधनों का उतना जरूरत पड़ेगा और उसके कारण ऊर्जा संकट आएगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जनसंख्या वृद्धि। क्योंकि वन का वृद्धि होगा तो ये तो बहुत अच्छा बात है। वर्षा अगर सही हो रहा है तो ये भी बहुत अच्छा बात है। अगर हम लोग ऊर्जा का संरक्षण कर रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छा बात है। और यहाँ पर पूछा यह गया था कि ऊर्जा संकट किस कारण से होता है? तो जनसंख्या वृद्धि के कारण होता है। 36 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का सर्वोत्तम उपाय क्या है। जो ठोस अपशिष्ट है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसका सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो उसको जला देना सर्वोत्तम उपाय है, खुले में फेंकना सर्वोत्तम उपाय, या फिर स्रोत का पृथक्करण सर्वोत्तम उपाय है, या फिर समुद्र में डालना सर्वोत्तम उपाय है। तो समुद्र में डालना बहुत ही गलत काम है, खुले में फेंक देना और गलत काम है, और जला देना मोस्ट गलत काम, बहुत ज्यादा गलत काम। सबसे अच्छा क्या होगा? तो स्रोत का पृथक्करण, ठीक है, स्रोत का पृथक्करण। 37 नंबर क्वेश्चन है कि जैव मंडल रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो किस उद्देश्य से किया गया है? इसका उद्देश्य क्या है? तो खनन के लिए किया गया है, शहरीकरण के लिए किया गया है, या फिर जैव विविधता संरक्षण के लिए, या फिर औद्योगिकरण के लिए। तो आप आराम से दिमाग लगा सकते हैं कि जैव मंडल रिजर्व के बारे में पूछा जा रहा है। जैव मंडल के बारे में पूछा जा रहा है तो खनन के लिए तो नहीं करेगा, शहरीकरण के लिए तो नहीं करेगा, औद्योगिकरण के लिए तो नहीं करेगा। किसके लिए किया जाएगा? तो ये
जैव विविधता के संरक्षण के लिए किया जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, सी नंबर, ठीक है, जैव विविधता संरक्षण के लिए आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे देख लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन को। लिखा है कि पर्यावरणीय समस्याओं का मुख्य कारण क्या है। जो पर्यावरणीय समस्याएं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है उसका मुख्य कारण क्या है। तो प्राकृतिक आपदा इसका कारण है, जनसंख्या वृद्धि, या फिर संरक्षण, या फिर जैव विविधता। क्या जैव विविधता के कारण पर्यावरणीय समस्या आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या संरक्षण के कारण कभी भी समस्या आ सकता है? नहीं आ सकता है। क्या प्राकृतिक आपदा के कारण पर्यावरण समस्या आ सकता है? बहुत कम आ सकता है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पर्यावरणीय समस्याओं का मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो वो भी जनसंख्या वृद्धि ही होगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका बी, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरणीय समस्याएं होती है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा तो शहरीकरण बढ़ाना पड़ेगा, वाहनों का संख्या बढ़ेगा, रोड बनाना पड़ेगा, ठीक है, घर बनाने के लिए लोग लकड़ी काटेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि मोस्ट डेंजरस चीज है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये जो आपका एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ाने का है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो परीक्षा पास करना है, रोजगार दिलाना है, पर्यावरण जागरूकता, या फिर तकनीकी ज्ञान। ईवीएस को पढ़ना क्यों जरूरी है? ताकि हम लोग पर्यावरण के बारे में समझ सके, पर्यावरण जागरूकता हमारे अंदर आए, ठीक है। तो आराम से आंसर दे सकते हैं सी नंबर, ठीक है। ईवीएस पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण जागरूकता के बारे में जानकारी। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है पर्यावरण संरक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है। जो पर्यावरण संरक्षण है उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण क्यों किया जाता है? तो औद्योगिक विकास के लिए किया जाता है, संसाधन के लिए किया जाता है, संसाधन दोहन के लिए किया जाता है, या फिर पारिस्थितिकी संतुलन के लिए जाता है, शहरीकरण के लिए, किसके लिए किया जाता है? पारिस्थितिकी जो हमारा पर्यावरण है, जो पर्यावरण अध्ययन या फिर जो पर्यावरण संरक्षण है वो किसके लिए किया जाता है? पर्यावरण संरक्षण हमारे किसके लिए किया जाता है? ताकि औद्योगिकरण हो सके, इसके लिए करते हैं क्या? नहीं करते हैं। शहर बड़े बड़े बने, इसके लिए करते हैं क्या? नहीं करते हैं। संसाधन का दोहन करने के लिए? नहीं करते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए? हाँ बिल्कुल, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए हम लोग पर्यावरण संरक्षण करते हैं, ताकि जो पारिस्थितिकी है वो उसका संतुलन बना रहे और सभी जीव आराम से जी सके, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी नंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी संतुलन। इस तरह से हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताए, 40 में से 40 क्वेश्चन बताया गया है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट 40 का 40 क्वेश्चन बताए। उसमें से आपका जो 20 क्वेश्चन है और सेट 2 में हम लाने वाले हैं, वहां पर सिर्फ डेट वाला क्वेश्चन है। जो डेट वाला क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में और आप नहीं बना पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं उसको, तो डेट वाला क्वेश्चन हम अलग से करवा दे रहे हैं 20, जिसमें से क्वेश्चन आपका मिलेगा। तो 40 क्वेश्चन यहाँ और 20 क्वेश्चन यहाँ पर, तो 60 क्वेश्चन हो गया। एक और वीडियो हम लाएंगे जहां पर आपको 50 क्वेश्चन को देखना है। तो 3 वीडियो हम लाने वाले हैं, तीनों को आप लोग जरूर देख के जाइए, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिए ताकि वे लोग इसे तैयारी करके जा सके। 3 वीडियो आपका 10 से 15 मिनट का होने वाला, आराम से आप देख सकते हैं। टाइम अभी आपके पास बहुत बचा है, एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम बहुत है। साथ में हम आपको विदाई पेपर का पीडीएफ भी दे दिए आपके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहां पर जाकर के आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर के आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और विदाई पेपर से भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं। विदाई पेपर में कुछ ऑप्शन जो वहां पर गलत दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन गलत दिया है, जिसके कारण हम वीडियो बना दे रहे हैं। तो 40 क्वेश्चन का आपका ये वीडियो कंप्लीट हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सारा दिया हुआ, तो अगर इसको देख लेते हैं कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपका मिल जाएगा यहीं पर से, ठीक है। 20 नंबर जो 20 क्वेश्चन और हम करवाने वाले, जो आपका डेट वाला क्वेश्चन वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेट वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो भी हम करवा देंगे। और लास्ट में आपका 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू का क्वेश्चन एक और हम लाएंगे 1 घंटे के अंदर, जो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।